नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ये सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि आज की जो अहम खबर है वो राहुल गांधी का एक बयान है और उन्होंने इस बयान के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर ख़ारजा जे यानी जयशंकर को शर्मिंदा कर दिया है। और लेकिन बीजेपी कहती है कि ये बयान मुल्क दुश्मन बयान है और ऐसा लगता है कि इस बयान से यानी राहुल गांधी के बयान से जो हमारी फौज है उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन एक 3 सवालात राहुल गांधी ने किए हैं और कहा है 3 सवालात करने से पहले कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है यानी फॉरेन पॉलिसी है वो कोलैप्स हो चुकी है, वो एकदम ख़त्म हो चुकी है और ऐसा लगता है कि हम आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो काउंटर करना था वो कर नहीं पा रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने एक सवाल ये किया है कि एक मुल्क भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं किया, आखिर क्यों नहीं किया? हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो तनाव है, कशीदगी है, उस मामले में किसी भी एक मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की और क्यों नहीं की। और उस दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो सालिसी की गई है, ट्रंप जो इसका दावा कर रहे हैं उससे उसकी इजाज़त ट्रंप को किसने दी थी और किसने उनसे दरख्वास्त की थी। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको कमज़ोर किया जाता रहेगा। तो बहरहाल बीजेपी का बयान भी आया है और बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान का मकसद मुल्क को कमज़ोर करना है और मुसल्लह अफवाज के जो हौसले हैं उसे पस्त करना है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत मुल्क से कौम से कुछ छुपा रही है और आप अंदाज़ा कीजिए ख़ास तौर पर जो हमारी खारजा पॉलिसी है, और खारजा पॉलिसी का अंदाज़ा तो अब लगेगा जो 7 डेलीगेशंस मुख्तलिफ ममालिक के लिए रवाना किए जा रहे हैं। 2 डेलीगेशन तो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये जो डेलीगेशन हिंदुस्तान के हैं अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है, साबिक़ वज़रा पर मुश्तमिल है और साबिक़ अरकान राज्यसभा या लोकसभा पर मुश्तमिल है। और ये भी आपको बता देंगे 7 डेलीगेशन में 59 यानी अरकान को या हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि ये मुल्क की नुमाइंदगी कैसे करते हैं और आलमी बिरादरी को पाकिस्तान की मजम्मत करवाने के लिए कैसे तरगीब देते हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म तो कुछ नहीं कहते, राहुल गांधी सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म खामोशी पर खामोशी इख्तियार किए जा रहे हैं। अब जे शाह की हम बात करते हैं, जे की हम बात करते हैं तो राहुल गांधी ने कहा कि जे को इन सवालात के जवाबात देने चाहिए, यानी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर उन्हें ये जवाब देने चाहिए। और दूसरी अहम खबर नाज़रीन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से आ रही है और मध्य प्रदेश के जो वज़ीर हैं विजय शाह, उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में इंतहाई नाजेबा, इंतहाई बेहुदा और इंतहाई फहूश, मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ावाराना नौयत का रिमार्क किया था, उन्हें दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफ़ी को कबूल नहीं किया है, लेकिन अब दोबारा उन्होंने माज़रत ख़ाही की है और कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो लिंग्विस्टिक मिस्टेक है, यानी लिसानी गलती है, ज़बान की गलती है। तो बहरहाल अपनी ज़बान को खामों में रखना चाहिए, बीजेपी के कायदीन को ये पहले सोचना होगा। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के बाद और पूछते हैं कि राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी खामोश है, राजनाथ सिंह भी खामोश है और जे भी खामोश है, और अब कौन कौन खामोश रहेंगे सज्जाद साहब? जी बिल्कुल, देखिए यकीनन देखिए राहुल गांधी ने आज फिर सवाल किया है। जी, आज फिर उन्होंने कहा क्या इंडिया को पाकिस्तान के बराबर ला खड़ा कर दिया है आपकी खारजा पॉलिसी ने। जी, एक सवाल ये भी था। जी, एक सवाल ये है। फिर एक सवाल उनका ये भी था कि आखिर जो है एस जयशंकर ये इंकशाफ क्यों नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले इत्तला क्यों दी गई। देखिए एस जयशंकर ने खुद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने पाकिस्तान को इत्तला कर दी थी और पाकिस्तान को हमने ये कहा था कि हम जो है ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम सिर्फ जो है दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाएंगे।
अब एक जानिब अमित शाह ये कहते हैं कि हमने जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसकी दहशतगर्दी के हवाले से एक का तनहा कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से वफूद भेजे जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया कि जो है पहला वफ्द मास्को और जो है जापान पहुंच चुका है। जापान में वफ्द ने जो है बाज़ाब्ता जापान के मुख्तलिफ डेलीगेट से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि हमने पहले अटैक नहीं किया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने पहले पहलगाम में हम पे हमला किया। हमारे मासूम सयाहों को दहशतगर्दों ने, जो पाकिस्तान से आए थे, उन दहशतगर्दों ने गोलियों से जो है शहीद कर दिया। फिर उसके बाद हमने उन्हीं जिन दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की थी उनके ठिकानों के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है। तो ये कन्विंस करने की जो है हिंदुस्तानी वफूद कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने इन वफूद के हवाले से भी कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि जब मुल्क पे आँच आती है तो हम जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि आज भी हम जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जंग का मामला हो, या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने का मामला हो, हम जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन हुकूमत कहाँ खड़ी है, ये वो बार बार सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस जयशंकर ये कहते हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को इत्तला कर दी थी। तो एक मुल्क के अलायदगी पसंद या जो है दहशतगर्द ठिकानों पे आपको कार्रवाई करनी है और आप पहले ही इत्तला कर देते हैं, तो फिर क्या वो लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे? और फिर आपको आज तक ये बात क्यों समझ में नहीं आई है कि पाकिस्तान पे हम भरोसा नहीं कर सकते? बार बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के जवाब, मतलब एक सवाल पे बीजेपी के 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो लीडरान हैं, जो नीचे की जो है लाइन के लीडरान हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये जो है देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये दो दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सफ़े अव्वल की क़यादत, जैसा कि अभी आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चुप क्यों हैं? जी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। एस जयशंकर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, तमाम ख़ारिजा पॉलिसियाँ जो है वो बनाते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ारिजा मामलात में अहम किरदार अदा करते हैं। तो उन्हीं के हवाले से सवाल किया गया था, उन्होंने ही कमेंट किया था जिस पे राहुल गांधी ने सवाल किया था। बड़ा सख्त सवाल किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो बहुत ही तशवीश की बात है कि आप जंग भी छेड़ रहे हैं और इत्तला भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपने जंग भी छेड़ी और इत्तला भी की। तो फिर आपने तो उनको इत्तला की, उन्होंने पहलगाम में जो हमले किए उसकी तो हमको कोई इत्तला नहीं थी। मासूम लोगों की जानें चली गई, 27 मासूम लोगों की जानें चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर दूसरा बड़ा सवाल उन्होंने यही उठाया है कि आखिर हुकूमत क्या छुपा रही है। जी 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 जी। तो हुकूमत से क्या सवाल? अब देखिए, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत की भी मैं बात सुन रहा था, उनका भी यही कहना है कि आखिर हुकूमत से सवाल करने पे हुकूमत के लीडरों को गुस्सा क्यों आ रहा है, बरसरे इख्तिदार जमात के लीडरों को गुस्सा क्यों आ रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बोलना चाहते। जैसे कि आज की ही मैं बात करूँगा, रियाज साहब के दिल्ली में एक सेमिनार हुआ, नॉर्थ ईस्ट जो है समिट था, वो शुमाल मशरिक़ की रियासतों में सरमायाकारी के हवाले से एक छोटे इजलास का इनेकाद किया गया था। उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम आहन शिकंजे से जो है दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो है दहशतगर्दी थी, हमने उसका ख़ात्मा किया। नॉर्थ ईस्ट में नौजवान बेरोज़गार थे, हमने उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया। और अब इस समिट के ज़रिए हमारे सरमायाकार जो है नॉर्थ ईस्ट में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। तो इस मौके पे जो है अडानी भी थे, अंबानी भी थे और भी दीगर सरमायाकार थे। अंबानी ने तो पहले ही मीटिंग में बोल दिया कि 75,000 करोड़ रुपए की हम वहाँ सरमायाकारी करेंगे। अडानी ने 1,000 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। तो ये सारे जो है ऐलान हो रहे हैं वहाँ पे सरमायाकारी के,
और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जी जी। हमारा जो मामला है दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए वो ज़ीरो टॉलरेंस वाला मामला है। तो आप जब कह रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस वाला मामला है, हमने दहशतगर्दी को आईने शिकंजों से ख़त्म किया है, और ऑपरेशन सिंदूर का भी जो है इस छोटे इजलास में तस्करा बार बार किया गया, तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल किया है उसका जवाब देने को तैयार नहीं है वज़ीर आज़म। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तानियों का सवाल है, आपने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किस तरह तकारीर करते हैं, और हमारे तो कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म को जो हुकूमत के मामलात है, जो हिंदुस्तान से जुड़े मामलात है, हिंदुस्तान की बका, हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े मामलात है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से जुड़े मामलात है, उस पर अपोजिशन के जो खदशात हैं, अपोजिशन के जो सवालात हैं, उसकी जो उलझन है, उसे दूर करना होगा, उन सवालात के जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म से यानी जो सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे के बाद आपने जो सालिसी की बात ट्रंप ने की है, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं? लेकिन वज़ीर आज़म उस पर कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करते, और ट्रंप एक नहीं बल्कि 11वीं मरतबा ये कह चुके हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी करवाई है। उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म का इस सिलसिले में एक बयान नहीं आता है, और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने सालिसी करवाई है, मैंने डराया है, मैंने धमकाया है। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने जंगबंदी का फौरी ऐलान कर दिया है, और वज़ीर आज़म ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आखिर ट्रंप को क्या हक पहुंचता है कि ट्रंप दो लोग लड़ रहे हैं और तीसरा ही ऐलान कर दिया है कि भाई अब ये आप इन दोनों के दरमियान जंगबंदी हो गई है, लड़ाई रोक दी गई है, और वो भी 5 बजे से ये लड़ाई रुक जाएगी। अब अंदाजा कीजिए कि लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, तनाव और कशीदगी की कैफियत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, और अमेरिका ऐलान कर रहा है, अमेरिकी सदर ऐलान कर रहे हैं कि लड़ाई 5 बजे से बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सालिसी के क्या जो अमेरिका ने की है उसके लिए किसने इसकी इजाजत दी थी, किसने कहा था कि आप सालिसी करें? इस सिलसिले में राहुल गांधी ने यह सवाल किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जब से हुकूमत आई है, यानी मोदी हुकूमत में, इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है, और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जिसने उसामा बिन लादेन को पनाह दी, कई दहशतगर्दों को पनाह दी, और दहशतगर्दी के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान बदनाम है, उसके बावजूद ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को यकसा मुकाम देते हैं। और साथ ही आप ये बता दें कि हिंदुस्तान जिसने कई सीईओज दिए हैं सज्जाद साहब दुनिया को, उसके दरमियान ट्रंप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, और मोदी जी खामोश है अपने दोस्त के ताल्लुक से। तो ये खामोशी यकीन मानिए कि बहुत ही खतरनाक खामोशी है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के वजीर जो हैं विजय शाह ने लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी, आपका अंदाजा कर सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी जिनका सारा खानदान फौज से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ तक कि उनके आबा व अजदाद भी फौज से ताल्लुक़ रखते थे, और हद तो यह है कि उनकी परदादी रानी की यानी झांसी की रानी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी थी, मुजाहिद आज़ादी थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो मुजाहिदा थी, और उसके बावजूद बीजेपी का वजीर है मध्य प्रदेश का जिसका नाम विजय शाह है, वो उनको दहशतगर्दों की बहन कहता है। अब उसने कहा है कि ये लिंग्विस्टिक गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरा मकसद, मेरा इरादा किसी मखसूस कम्युनिटी को मजरूह करना नहीं था। आप पहले तो दहशतगर्दों की बहन कहते हैं, तो ये लिंग्विस्टिक गलती कहाँ से हुई सज्जाद साहब? ये तुम्हारी, मैं समझता हूँ कि शरारत है। आपने जो है शरंगेज तकरीर की, और जब आप पे पकड़ सख्त हुई तो आप जो है जब आपकी ज़मीन से कुर्सी खींचने लगी, आप वज़ीर हैं, आपकी वज़ारत जाने का खौफ पैदा हो गया, तो फिर आज जो है आप माफ़ी मांग रहे हैं। उस दिन से मैं देख रहा हूँ विजय शाह का बयान, तो एक जलसे में उन्होंने बड़े ही करोफर के साथ, बड़े ही जो है फिरौनियत के साथ, बड़े ही जो है तकब्बुर के साथ उन्होंने कहा था कि जो है उन्हीं की बहन को भेज दिया गया है, उन दहशतगर्दों ही की बहन को भेजा मोदी जी ने जो है उनके कपड़े उतारने के लिए। ये अल्फाज बार बार, एक बार नहीं दोहराए आपने, बार बार कहा कि उन्हीं की जात की औरत को भेजा, उन्हीं की जात की बहन को भेजा, उन्हीं की बहन को भेजा, उन्हीं की जात की जो है, ये बार बार वो कह रहे थे। तो इतना मतलब है कि आपने एक बार नहीं कहा, बार बार आपने लोगों को कहा कि हमारे मोदी जी ने उन्हीं की जात की बहन को जो है भेज के उनके कपड़े उतरवाए हैं, उनका जो है वो किया है, उनको मारा है, उनको कत्ल किया है, बहरहाल जो भी हो। तो इतनी मतलब एक कि एहानत आमेज़ अंदाज में आपने जो है इस ऑपरेशन सिंदूर का जो है सरबराही करने वाली
कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो है आपने कमेंट किया है कि वो बहुत ही जो है शॉकिंग था। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के कायदीन तो सदमे में आ गए थे कि ये क्या कह रहा है। एक जो है आर्मी ऑफिसर के बारे में इस तरह के रिमार्क, वो भी ऐसी ऑफिसर, ऐसा क्या था, पागल ऐसी हुआ है। ऑफिसर बिल्कुल जो ऑपरेशन को लीड कर रही है, जी जी जी। जमीनी सतह पे लीड कर रही है, वो ऐसी बता रही ऑफिसर है के जी, बारे तफसीलात, में, जी। ऐसी ऑफिसर के बारे में आप जो है इस तरह की जो है ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो ये तो बहुत ही जो है अफसोसनाक बात है। तो इस मामले में जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंजूर करने से इनकार कर दिया और इनके जो है मुकदमा खारिज करने की अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया, तो अब आप घुटने पे आ गए हैं और बार बार आप माफ़ी मांगने लगे। लेकिन जो है देखिए अब अदालत क्या फ़ैसला करती है, अभी तो ये मामला अदालत में है। लेकिन इससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि मोदी सरकार के वज़ीर या फिर जो है बीजेपी के लीडरों की ज़हनियत क्या है, उनका नज़रिया क्या है, उनका मिजाज क्या है और उनका एजेंडा क्या है, ये सारा जो है वाज़ेह हो गया है। और वो किसके एजेंट है ये भी आपको बिल्कुल। जान सकते हैं आप, इस तरह की बकवास करने वाले। तो जी। मेरा नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक यानी विजय शाह का सवाल है, विजय शाह का अब फंस चुका है और अब गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरा कोई इरादा नहीं था कि किसी कम्युनिटी को, मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाऊँ। अगर आप निशाना भी बनाते तो खुद निशाना बन जाते। इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। आप तो पहले तो मुल्क हालत जंग में था, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। एक हिंदुस्तान की बहादुर बेटी जिसकी परदादी ने झांसी की रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और उसको तुम ये कहते हो कि दहशतगर्दी के गर्दों की बहन है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं इनकी जहनियत की, इनकी मेंटालिटी का और इनके जहनों में किस तरह का कचरा भरा हुआ है, फिरका परस्ती का कूड़ा करकट भरा हुआ है। पहले तो मैं समझता हूं कि इनको यानी नफ्सियाती इलाज के लिए पागल खाना भेजा जाना चाहिए ताकि ये इस तरह की बकवास ना कर सकें। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो भी आला उहदों पर फायज हो रहा है उसका ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए ताकि वो जो हलफ लेता है दस्तूर पर हाथ रखकर उसके खिलाफ वर्जी ना करने पाए। तो मेरा नाज़रीन हम चलते हैं, आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि योगी कहते हैं कि यहाँ पर लव जिहाद के जरिए लोगों को मजहब तब्दील करवाया, लोगों का मजहब तब्दील करवाया जा रहा है। इसी तरह ईसाई जो मिशनरीज है वो लालच देकर लोगों का मजहब तब्दील करवा रहे हैं। दलितों पर सबकी नज़र है, तो आप और दलितों को आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह सताते हैं। उसका कई मिसालें हमने आपके सामने पेश की है। और उत्तर प्रदेश में जो ताज़ा वाक़या पेश आया उसमें आपको बता दें कि एक दलित है दुल्हा जो अपनी बारात बग्गी में लिए जा रहा था, डीजे बजाए जा रहे थे और अलाज़ाद के हिंदुओं ने उस पर एतराज़ किया और कहा कि अगर तुम मौसीकी यानी बजाना नहीं तर करोगे या फिर तुम बग्गी पर सवार होने के बजाय पैदल नहीं हो जाओगे तब हम तुम्हें मार देंगे तुम्हारे। और उन्होंने बहुत गाली गलौज की, यहाँ तक कि तकरीबन 35 अफराद पर मुश्तमिल ये मुसल्लह अफराद थे। तो आप अंदाज़ा ये हथियारों से लैस थे। तो बहरहाल पुलिस तो वहाँ आ गई और पुलिस ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। ये मंगल को वाक़या पेश आया और चारशंबे को आपको बता दूं कि फिर ये जो दरिंदे थे, ये गुंडे जो थे, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके घर को दूल्हे के, और उसे गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि घर में घुसकर उनके खवातीन की बेइज्जती करते हैं। अब बेइज्जती करते हैं लिखा गया है, अब वो क्या किया उन्होंने मैं तो बस समझा नहीं सकता क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह अगर तुम उन्हें मंदिर में जाने से रोकोगे, इस तरह अगर तुम एक दलित को घोड़ी पर बारात निकालने से रोकोगे, इस तरह अगर तुम दलित को अपने सामने कुर्सी पर बैठने से रोक दोगे या एतराज करोगे, उसका कत्ल कर दोगे, या तुम्हारे सामने अगर वो निवाला अपने मुंह में डालता है तो उसके लिए की सांस हमेशा यानी बंद कर दोगे, तो फिर ये लोग अपना मजहब तब्दील नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सज्जा साहब? यकीनन देखिए जिस तरीके से दलितों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, उन्हें इंसान से भी बदतर उनकी हालत कर दी गई है। और देखिए उनका घोड़े पे बैठना भी मना है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक दलित ने घोड़े पे बारात निकालने की कोशिश की तो उसकी पूरी फैमिली के साथ मारपीट की गई थी। और फिर ख़ास तौर पे शुमाली इलाकों में ये जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं, यकीनन ये बहुत तशवीशनाक है कि दलित को इंसान न समझने का जो रवैया है, इस रवैये को देखिए, इस तरह के हालात को, इस तरह के माहौल को कौन बढ़ावा दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक हमने देखा कि इससे पहले भी आपने जो है एक खबर सुनाई थी रियाज साहब कि एक बच्चा स्कूल में एक घड़े से पानी पी लेता है। जी।
तो टीचर उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है लोहे की रॉड से कि उस वो जानने की सूरत हालत में जो है चला जाता है। जी, छोटा स्कूल का बच्चा, राजस्थान का वाकया है। बिल्कुल, जब वो घड़े से पानी पीता है दलित बच्चा, तो उसको मालूम भी नहीं है कि दलित क्या है। जी हाँ, जी हाँ। वो इतना छोटा बच्चा है कि उसको मालूम भी 11 नहीं है साल का कि बच्चा था दलित वो। क्या है। जी, जी। आप बताइए, तो उसके साथ अगर ये सुलूक आप इस तरह का जो है रवैया रखेंगे, तो फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप सबका साथ सबका विकास का ये नारा किसके लिए आपने रवा रखा है। लेकिन लोगों ने कहा है कि जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात की गई है, जी। ये नारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका जी, साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब है बकवास। ये नारा जी। लगना चाहिए, ये लोगों ने कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जिस तरह के हालात इस मुल्क में अभी आ रहे हैं और इन हालात पे जिस तरह की तशवीश भी पैदा की जा रही जी, जी। है, तशवीश जाहिर सी बात है कि समाज में आप इस तरह की नफ़रत पैदा करेंगे, समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात को इस तरीके से आप जो है आपका रवैया उनके ताल्लुक़ से इस तरीके का रवैया होगा, तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और ये सूरत हाल जो है समाज को बांटने का काम करती है, समाज को जो है मुत्तहिद करने का काम नहीं करती। और आज ज़रूरत इस बात की है कि समाज को मुत्तहिद किया जाए, ये जो है सख्त ज़रूरत है आज इस चीज़ की। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, अगर त्यौहार आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। अगर ईदैन आते हैं तो उसमें भी ये देखा जाता है कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं वो मुसलमानों को मसाजिद के बाहर नमाज से रोकने की कोशिश करते हैं। हद तो यह है कि ईद क़ुरबान यानी ईद उल अज़हा जब आती है, बकर ईद जब आती है, तो फिर जानवरों के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिशें की जाती है। हालांकि जो बड़ा जानवर शहर हैदराबाद को लाया जाता है या मुज़ाफ़ात से शहरों में लाया जाता है, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। और जो किसान होते हैं, गरीब किसान, वो अपने बीमार जानवरों को और जो नाकारा जानवर होते हैं उन्हें यानी हल चलाने के काबिल नहीं रहते, उन्हें फ़रोख्त कर देते हैं। तो बहरहाल हैदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर GHMC की जानिब से डिस्पोजल कवर्स फराहम किए जाएंगे और जो गंदगी होगी उन कवर्स में डालकर आप वो जो सैनिटेशन स्पेशल सैनिटेशन टीम्स है उनके हवाले कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, दीन इस्लाम का सवाल है, इसमें जो पाकीज़गी को आधा ईमान कहा गया है, नस्फुल ईमान कहा गया है। तो बहरहाल हमें भी चाहिए कि हम पाकीज़ापन का मुज़ाहरा करें, साफ़ सुथरे महल्ले जात को अपने साफ़ सुथरा रखें और जो GHMC के अहदेदार हैं वो लोगों से ताउन करें। बहरहाल कमिश्नर पुलिस की ज़ेर सदारत आज एक इजलास हुआ जिसमें ये कहा गया है कि जानवरों की अगर गैर कानूनी मुंतकिल की जाती है तो जानवरों को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन जानवरों को क्यों जब्त किया जा रहा है जो जायज़ तौर पर शहर में लाए जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी की तरह की खबरें लेकर हम आपके सामने पेश होते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, मेरे साथी सैयद सज्जदुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।